नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं जीवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन आपको आदिकालीन साहित्य की विशेषताओं के बारे में बता रही हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको आदिकालीन साहित्य की कुछ प्रवृत्तियों के बारे में बताया था और उसी श्रृंखला में मैं आज आपको आदिकालीन साहित्य की अन्य विशेषताओं के बारे में बताऊँगी। अब आदिकालीन साहित्य की बात करें तो उसमें देखते हैं कि एक विशेषता की ये भी है कि कल्पना की बहुत ही अधिकता है। कल्पना की प्रचुरता इस आदिकालीन साहित्य की भी एक विशेषता है। चारण कवियों की जो रचनाएं हैं वो तथ्यपरक न होकर कल्पना प्रधान है, क्योंकि सांदिग्धता तो पहले ही इसकी संदेह से घिरी हुई है। प्रामाणिकता तो स्वयं ही संदेह से घिरी हुई है। और इधर बात करें तो जो चारण कवियों की रचनाएं हैं वो कल्पना तथ्यपरक न होकर कल्पना प्रधान है। ऐतिहासिक पात्र तो इन रचनाओं में हैं, पर इतिहास नाम मात्र को ही है। इतिहास इसमें पूरी तरह से नहीं है और ऐतिहासिक पात्र इन्होंने ज़रूर ले लिए हैं। कवियों ने कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं, नामावलियों और तिथियों तक ही कल्पना कर ली है। तो कवि ने जो कल्पना का सहारा लेते हुए जो घटनाएं हैं उनके और नामावलियां हैं और तिथियां हैं, उन तक की भी उसने कल्पना कर ली है। तो इस प्रकार से जो है इसको तथ्यपरक नहीं कहा जा सकता है। और इन रासो काव्यों में संभावना और कल्पना पर अधिक बल दिया गया है, तथ्यों पर कम बल दिया गया है। क्या कारण है कि इन रासों काव्यों में संभावना और कल्पना पे तो बहुत अधिक बल है, लेकिन तथ्यों को नज़रअंदाज कर दिया है। तथ्यों पर उन्होंने बिल्कुल कम बल दिया है और अपने आश्रयदाताओं की वीरता की काल्पनिक वर्णन करने में ही इन्होंने अतिशयोक्ति का सहारा लिया है कि उसको सिर्फ अपने आश्रयदाता की वीरता का वर्णन करें और उसको वर्णन करने में वो इतना अतिशयोक्ति हो गई, वो काल्पनिक लगने लगा है। और इसी क्रम में इतिहास सत्य की अवहेलना भी हो गई है, क्योंकि वो काल्पनिक हो गई है और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। वहाँ इन्होंने इतिहास को एक तरफ कर दिया है, उसकी तथ्य पे ध्यान नहीं दिया है। तो इसलिए इतिहास की अवहेलना हो गई है और इन वीर गाथाओं को इसी कारण से काल्पनिक कथा युक्त रचनाएं कहना अधिक तर्कसंगत सा प्रतीत होता है। तो ये तो थी एक इनकी आदिकालीन साहित्य की एक प्रवृत्ति, विशेषता। और इसी प्रकार से इनके जो साहित्य था आदिकालीन साहित्य, इसमें प्रकृति चित्रण भी भरपूर हुआ है। और चूँकि प्रकृति के आलम्बन और उद्दीपन रूप का इन्होंने चित्रण किया है और बहुत ही व्यापक रूप से इसको प्रस्तुत किया है। नगर, नदी, तालाब, वन, पर्वत, उद्यान, इन सबका बहुत ही सुंदर चित्रण इन कवियों ने किया है। लेकिन ये जो प्रकृति चित्रण है वो बंधी बंधाई परिपाटी में ही किया है, इन्होंने उसी का ही अनुसरण किया है। फिर भी बहुत ही सुंदर है और विशद चित्रण है। और इनमें जो स्वतंत्र प्रकृति के प्रति इनका जो मानसिक अनुराग है उसका अभाव तो हमें खटकता हुआ दिखाई देता ही है। पर कहीं कहीं तो प्रकृति चित्रण के नाम पर प्राकृतिक पदार्थों की सूची मात्र दे दी गई है, जो कि नीरसता को पैदा करती है। तो इन कवियों ने प्रकृति का चित्रण किया है और नारी के श्रृंगारी रूप का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से इन काव्य में हमको उसका प्रकृति चित्रण भी दिखाई देता है। साथ ही बात करते हैं कि इसका काव्य रूप कैसे हैं, कौन कौन से जो काव्य हैं किस रूप में लिखे गए हैं। तो ये जो वीर गाथाएँ हैं वो ज़्यादातर तो प्रबंध और मुक्तक दोनों ही काव्य रूप हमें दिखाई देती हैं। प्रबंध काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण चंद्रवरदाई रचित पृथ्वीराज रासो है। आप लोगों ने बच्चों पढ़ा ही होगा कि चंद्रवरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो लिखा है
वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उसकी भी प्रामाणिकता को लेके काफ़ी मतभेद हैं। और इसी प्रकार से मुक्तक काव्य की बात करें तो मुक्तक काव्य की मधुरता से को देखते हैं अपन विसल देव रासों में। तो जो काव्य के रूप हैं उनमें विविधता का अभाव है, और दृश्य काव्य और गद्य काव्य का उस काल में हमें बिल्कुल ही अभाव दिखाई देता है। परमाल रासों में भी वीर गीत हैं जो मुक्तक काव्य के ही अंतर्गत आते हैं। युद्धों और राजाओं के विवाहों के कारण नित्य प्रति घटनाएं में ही ये घिरी हुआ है। तो केवल प्रबंध और मुक्तक काव्य रूप ही हमें इस काल में दिखाई देते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि ये जो आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ हैं उनमें किस किस रूप में हमारे सामने आते हैं, कि कौन कौन से काव्य रूप हैं। बहुत ज़्यादा काव्य रूप तो नहीं है, मुक्तक और जो प्रबंध काव्य हमें के रूप में हमें काव्य दिखाई देता है। प्रकृति चित्रण हुआ है, और क्योंकि ये जो चारण कवि थे ये भी स्वयं युद्धों के अवसर पर जाते थे, तो इन्होंने पूरी तरह से प्रकृति के बहुत नज़दीक थे। उन्होंने इसलिए प्रकृति का बहुत, युद्धों का वर्णन करते समय प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन किया है। और इसी प्रकार से ये जो थे इसमें कल्पना की भी बहुत प्रचुरता हमको दिखाई देती है। तो ये जो विशेषताएं हैं ये आदिकालीन साहित्य में पाई जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होंगी, और जो अन्य विशेषताएं हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो ये जो सेशन था हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा, और यदि फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगी।